नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक मृदा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वेजिटेशन, फॉरेस्ट और नेशनल पार्क के टॉपिक कंप्लीट किया था। तो आज के टॉपिक में भारत की प्रमुख मिट्टियों पर चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके PYQ के फॉर्म में रहेंगे। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट 2021 का क्वेश्चन है, जहां पर कुछ प्रकार की मिट्टियां दी हुई हैं और उन मिट्टियों को मैच करना है कि ये मिट्टियां कहां पर पाई जाएंगी। जैसे पहली मृदा यहाँ पर बेटा आपको मिलती है, वो है आपकी लैटेराइट मृदा। तो लैटेराइट मृदा की अगर बात की जाए तो लैटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? रार के मैदान में, महाराष्ट्र, राजपीपला या कच्छ के रण में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो और अच्छे से अगर आप देखो तो आपको ब्लैक सॉइल बहुत अच्छे से मैच करेगा। तो महाराष्ट्र में क्या पाई जाती है? ब्लैक सॉइल, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर आ जाता है सी का 2। तो एक ऑप्शन जो सबसे आपको इजी लगता है आप उसको फाइंड आउट करो, तो आपका अपने आप ही आंसर आएगा। इसके बाद देखा जाए तो अगर लैटराइट की बात करें तो जो राजमहल का क्षेत्र है, यानी कि जो मेघालय यानी कि नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, तो इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको लैटराइट सॉइल ऑलरेडी मिल जाती है। स्लाइन जो सॉइल मिलेगी वो आपको कच्छ के रण में मिलेगी। लाल मिट्टी जो है आपको वेस्ट बंगाल की साइड में रार प्लेन मिलेगा, वहां पर मिलेगी। तो सही आंसर जो आएगा हमारा वो 3, 4, 2, 1 आएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमें यह पहचानना होता है कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? ये मैच किया हुआ लैटराइट राजमहल, ये लवण यहां पर मिल जाएगा ब्लैक महाराष्ट्र में, रार प्रदेश में आपको रेड सॉइल मिल जाएगी। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज रिच इन पोटाश बट डेफिशिएंट इन फास्फोरस? तो कौन सी मिट्टी पोटाश में तो समृद्ध होती है किंतु फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है? तो ये आपकी बेटा यहां पर आती है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर क्या आएगा? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? पोटाश की तो मात्रा पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन की काफी ज्यादा कमी पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ सारा इसके बारे में। तो ये परंतु ये ह्यूमस की कमी होती है इस मृदा में, पोटाश और चूने का अंश पर्याप्त होता है। और पूरे भारत के 43.4% पर पाई जाती है। भौगोलिक क्षेत्रफल के ही 43.4 क्षेत्रफल पर यह मिट्टी हमें देखने को मिलती है। लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? देखो एक चीज समझ लेना, पूरे भारत के अंदर अगर मिट्टियों का एक जर्नल क्लासिफिकेशन देखना हो आपको, तो सिंपल याद रखना कि भारत का जो ये वाला पूरा बेल्ट है, इसमें राजस्थान, कुछ गुजरात का बेल्ट, MP और महाराष्ट्र का बेल्ट, ये पूरे का पूरा काली मिट्टी का बेल्ट मिलता है। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आपको काली मिट्टी मिलेगी और इसी काली मिट्टी के बगल में आपको लेटराइट मिलेगी। तो काली मिट्टी के बगल में क्या मिलेगी? लेटराइट मिलेगी। ऊपर जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी है, और राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में आपको शुष्क मृदा मिलती है, और हिमालयी क्षेत्रों में आपको पर्वतीय मृदा मिलती है। तो इस तरीके से मोटा मोटा आइडिया आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर लाल काली मिट्टी मिलती है। ये लेटराइट की जगह अभी आप यहाँ पर लाल लिख लेना। तो इस क्षेत्र में आपको लाल मिट्टी मिलेगी। लेटराइट मिट्टी भारत में उन क्षेत्रों में मिलती है जहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो बेल्ट है, इस नॉर्थ ईस्ट में आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगी। और भारत में जो ज्यादा वर्षा होती है वो पश्चिमी घाट पर आती है, तो पश्चिमी घाट पर भी बेटा आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगी। अब क्वेश्चन क्या है? लेटराइट सॉइल इन फाउंड। तो उत्तर प्रदेश में तो लेटराइट सॉइल नहीं मिलेगी, हिमाचल में नहीं मिलेगी, पंजाब में भी नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन आ सकता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के कुछ भाग में, अधिकांश भाग में काली मिट्टी हमें सामान्यतः मिलती है, और महाराष्ट्र के पूर्वी भागों के अंदर आपको क्या हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी का अंश मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहां पर? ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी देश के 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में, इसका विस्तार केरल, महाराष्ट्र, असम यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। ये मौसमी मृदा है। सबसे ज्यादा अपक्षालित यानी कि निक्षालन भी बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा निक्षालित मृदा अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी है? यानी कि सबसे ज्यादा लीचिंग जो है, सबसे ज्यादा लीच्ड जो सॉइल मिलती है वो आपको लेटराइट सॉइल मिलती है। लेटराइट सॉइल का रंग भी सामान्यतः लाल होता है, जो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, और इसमें लोहा और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है। नाइट्रोजन, चूना और जीवाश्म। नाइट्रोजन तो हर सॉइल के अंदर लगा लेना,
कि हर प्रकार की सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा आपको सामान्यतः नहीं मिलती है, और ये मिट्टी चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, काजू इस तरीके की जो फसलें उनके लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला चित्र देखेंगे, कौन सा एक मृदा से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट रिलेटेड टू सॉइल। खादर, बांगर, रेह। तो खादर और बांगर ये दोनों जानते हैं कि ये जलोढ़ मृदा से संबंधित है। ये दोनों किससे संबंधित है? जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है, जिसमें जो खादर होता है ये आपका न्यू होता है, और जो बांगर होता है ये आपका ओल्ड होता है। तो न्यू सॉइल को क्या बोला जाता है? खादर सॉइल, और ओल्ड सॉइल को कहा जाता है बांगर सॉइल। यानी कि ये जो मिट्टी होती है ये बाढ़ वाले क्षेत्रों के अंदर मिलती है। रेह जो कलर वगैरह है ये भी आपकी मृदा से संबंधित है। वेट्स आपका मृदा से संबंधित नहीं है, तो इसलिए सही आंसर क्या आ जाएगा? डी, दिल्ली आपका सही आंसर आ जाएगा। तो खादर, बांगर, रेह ये सब कहीं ना किसी मृदा के पार्ट है। वेट्स जो है ये किसी भी मृदा का पार्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन आप इसका पढ़ लेंगे पूरा। अगला क्वेश्चन है, मृदा के क्षैतिज संस्रत सी संसर जो सी लेयर है का प्रतिनिधित्व करता जाता है। तो सी लेयर को आपको क्या कहा जाता है? कार्बनिक लेयर के नाम से, यानी कि इसको कार्बनिक लेयर के नाम से भी, C4 कार्बनिक याद रखना, इसको कार्बनिक लेयर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या है, कुछ लेयर मिलती है, जैसे आपको ए, फिर AEBC। तो यहां पर जाते हैं तो ये जो सी लेयर है इसी को आप क्या बोलते हैं? कार्बनिक लेयर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन क्या? जलोढ़ मृदा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अभी हम बता चुके थे कि जलोढ़ मृदा भारत में जो पाई जाएगी ये मुख्यतः उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उन क्षेत्रों में पाई जाएगी, या फिर जो डेल्टाई क्षेत्र है तो उन डेल्टाई क्षेत्रों में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाएगी। तो इसमें हिमालयी क्षेत्रों में मिलेगी नहीं, तमिलनाडु में मिलेगी नहीं, यहां मिलेगी नहीं। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सबसे बड़ा जो मैदानी क्षेत्र मिलता है इसी मैदानी क्षेत्र के अंदर। तो हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर आपको हिमालय की संरचना मिलेगी। हिमालय के दक्षिण में शिवालिक के फुटिल रीजन में जाएंगे तो ये पूरे का पूरा जो बेल्ट है ये आपका बेल्ट किसका कहलाता है? तो यहाँ पर 3 नदियों का निक्षेप मिलता है आपका। इस तरफ जो मिलता है वो इंडस रिवर का निक्षेप, बीच में गंगा रिवर का डिपोजिट, और नॉर्थ ईस्ट में आपका ब्रह्मपुत्र का डिपोजिट। तो इन तीनों नदियों के द्वारा अवसादों के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ। और यह मैदान किस काल में बना हुआ था? इन मैदानों का निर्माण जो है वो प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? तो प्लिस्टोसीन काल में किए गए निक्षेपों से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल के संदर्भ में कौन सी एक विशेषता सही है? ये आयरन से भरपूर होती है, कार्बनिक मात्र होते हैं, उच्च क्षेत्रों में कम अम्लीय होती है, और एल्यूमिनियम अपर्याप्तता होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आयरन मिलता है, लेकिन आयरन में सही होगा यहाँ पर आयरन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर याद रखना कि पहली चीज इसमें ऑर्गेनिक मैटर आपको ज्यादा नहीं मिलते हैं। दूसरी अगर हम बात करेंगे ये इन क्षेत्रों में कम अम्लीय है, तो ये भी सही नहीं होगा। एल्यूमिनियम की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ती। मेन होगा तो रेड सॉइल में हमने पढ़ा था लेटराइट का जो रेड कलर है वो आयरन कंटेंट के कारण ही इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर दिखाई देता है, इसलिए इसमें आयरन कंटेंट तो आपको मिलेगा। अगला है लाल मिट्टी का रंग की उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल मिट्टी का जो रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका कलर कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई जाता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। क्लियर हो गया? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण, यानी कि यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन वगैरह होते हैं उस कारण इसका कलर कैसा हो जाता है? लाल। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो ये हम जानते हैं कि जो काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी में क्या होता है? जो क्ले होता है, तो क्ले की मात्रा इसमें काफी ज्यादा मिलती है, इसलिए इस मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ये मिट्टी किससे बनती है? तो जो काली मिट्टी की बात करें तो ये आपकी बेसाल्ट चट्टान, तो इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ? बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय और अपरदन से हुआ। तो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है, और इस प्रकार की मिट्टी मुख्यतः भारत में सबसे ज्यादा जो मिलती है वो दक्कन का पूरा जो बेल्ट है, तो दक्कन का पूरा जो पठार है यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो मालवा बेल्ट है यहाँ पर आपको काली मिट्टी मिलती है, और इसके अलावा गुजरात का कुछ बेल्ट है जहाँ पर आपको काली मिट्टी मिलती है। तो ये पूरे का पूरा जो बेल्ट है जो
ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से बना हुआ, उसी लावा के अपक्षय अपरदन से लावा के जमाव से बनती बेसाल्ट चट्टानें, और उन्हीं बेसाल्ट चट्टानों से बनती है काली मिट्टी। कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? तो सॉइल का कंजर्वेशन क्या है? आप पेड़ लगाकर कर सकते हैं, काउंटर बिल्डिंग्स बनाकर कर सकते हैं, गली कंट्रोल कर सकते हैं, और गली रोजन का जो गली अपर्दन है, याद रखना जो गली अपर्दन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये गली अपर्दन से जो प्रभावित क्षेत्र है, गली अपर्दन से जो प्रभावित क्षेत्र है वो आपका चंबल है। तो चंबल में जो अपर्दन मिलता है, जो आपको इस तरीके की गलियां टाइप की चंबल में मिलती हैं, तो ये सारा जो अपर्दन है वो कहलाता अवनलिका अपर्दन। तो इस अवनलिका अपर्दन को कैसे बचाया जा सकता है? इन सारी अवनलिकाओं को तोड़कर इस क्षेत्र को क्या कर दिया जाए? प्लेन कर दिया, जिससे और ज्यादा ये गहरी ना हो। ऊपर से इनको घास वगैरह से कवर कर दिया जाए, ठीक है ना। और उसके अलावा आता है नगरीकरण पर नियंत्रण। तो कौन सी विधि नहीं है? तो ये 3 विधियां हो गई। इसके अलावा डी तरीका होता है नगरीकरण पर नियंत्रण। तो नगरीकरण पर नियंत्रण करने से मृदा संरक्षण का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, इनडायरेक्टली ये प्रभाव डालती है, क्योंकि जब हम नगरीकरण को कंट्रोल करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन भी हमारा कंट्रोल होगा, और डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल होगा तो हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बनी रहेगी। तो इस हिसाब से अभी हम डी आंसर लगा लेंगे, तो डी ज्यादा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या बेटा? भारत में पीट में एवं दलदली मृदा नहीं मिलती। तो भारत में एक मार्शी और जो पेटी सॉइल मिलती है, तो ये कहां पर नहीं मिलेगी? और ये पीट जो मृदा है ये ज्यादातर आपके दलदली क्षेत्रों में मिलती है, यानी कि ये ज्यादातर नदियों के मुहानों या डेल्टा क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। या तो ये नदियों के मुहानों में मिलेगी, या किसी नदी के डेल्टा क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी आपको मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो केरल के कोंटायम जिले में, उत्तरी कश्मीर में, उड़ीसा में, बिहार के मध्य भाग में। तो कश्मीर के अंदर इस टाइप की मृदा आपको सामान्यतः देखने को नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर। तो यहां लिखा हुआ भारत में पीटमय दलदली मृदा उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, बिहार के मध्य भाग एवं केरल के कोंडायम जिलों में तथा सुंदरबन तटीय तमिलनाडु में मिलती है। यानी कि ये मिट्टी जो है ये आपको हिमालयी क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलेगी। भारत में मृदा अपरदन की समस्या संबंधित है। तो भारत में मृदा अपरदन किन कारणों से होता है? यानी कि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? अत्यधिक मशीनीकरण वाली कृषि, शीतकालीन वर्षा, वनों की अत्यधिक कटाई, या अति पशुचारण। तो अति पशुचारण के कारण क्या होता है? मृदा में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वनों की कटाई के कारण भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। 3 और 4 तो हमें रखना पड़ेगा। तो यहां पर भी 3 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया, तो ये 2 ऑप्शन तो उठा देते हैं। शीतकालीन वर्षा मावट, तो शीतकालीन वर्षा का इससे कोई लेना देना नहीं होता, और अत्यधिक मशीनीकरण के कारण भी नहीं होता। तो इसका सही जो आंसर आएगा वो डी दिल्ली आएगा। तो 3 और 4 हमारा यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? लेटराइट मिट्टी बनती है, इसके कारण क्या है? तो लेटराइट मिट्टी किस कारण, इसकी जगह निक्षालन लिख लेना। तो लेटराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो ये अपर्दन के कारण बन सकते हैं, अपक्षय के कारण बनती हैं। तो अपर्दन, अपक्षय और निक्षेप, ये 3 चीजें तो आती हैं, ये तीनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। लीचिंग की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बन रहा है कि मिट्टी बनने का कारण क्या है? अपक्षय, अपर्दन या निक्षेप। तो इसकी बनने में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो लीचिंग की प्रोसेस होती है। लीचिंग की प्रोसेस वो होती है जहां पर जो पानी के साथ मिनरल्स है, जब ये सारे मिनरल्स पानी के साथ घूमकर ऊपर के शस्त्रों से नीचे के शस्त्रों में जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लीचिंग की प्रोसेस कहा जाता है। और जब कोई मिनरल्स ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, जब कोई मिनरल्स नीचे की ऊपर की तरफ आता है तो उसको केशिकत्व की क्रिया कहा जाता है। तो ये लेटराइट सॉइल का बनने का सबसे बड़ा कारण ही क्या माना जाता है? लीचिंग माना जाता है। कौन सी एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो काउंटर प्लॉगिंग करके हम मृदा संरक्षण को रोक सकते हैं, ग्राजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, नहरों द्वारा सिंचाई। जबकि नहरों द्वारा सिंचाई इसका एक कारण है,
तो नहरों ज्यादा सिंचाई करने के कारण मृदा की उत्पादकता में कमी आती है, उसका डिग्रेडेशन होता है। तो ये कारण नहीं हो सकता, इसका मतलब ये उल्टा है। तो ये कारण नहीं बल्कि उसका विपरीत है। तो बी आंसर सही आएगा। द पीएच वैल्यू ऑफ फर्टाइल कल्टीवेबल सॉइल इज लाइकली। तो उपजाऊ मृदा जिसकी कृषि योग्य है का पीएच मान संभावित कितना होना चाहिए। तो पीएच वैल्यू इसकी कितनी होनी चाहिए, 6 से 7 के बीच में क्या निकलनी चाहिए, पीएच वैल्यू निकलनी चाहिए। ठीक है, 9-10 तो बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो पीएच वैल्यू दो तरीके से होती है, एक अम्लीय होती है और एक क्षारीय होती है, यानी कि अल्कलाइन सॉइल और एसिडिक सॉइल। तो किस मृदा को हम अल्कलाइन बोलेंगे, किस मृदा को हम एसिडिक बोलेंगे, वो डिपेंड करता है उसकी पीएच वैल्यू पर। जो न्यूट्रल पीएच वैल्यू होती है वो आपकी 7 होती है, यानी कि उदासीन मृदा कहा जाएगा। तो जो उदासीन मृदा होती है वो कितनी होती है, पीएच वैल्यू 7, यानी कि ना तो वो अम्लीय की कैटेगरी में आती है ना क्षारीय की कैटेगरी में आती है। ऐसी मिट्टी को कहा जाता है उदासीन, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। अगर ये पीएच वैल्यू 7 से कम है तो इससे कम हो रही है, तो उसमें कम होने का कारण माना जा रहा है कि इसमें एक्सेसेस ऑफ हाइड्रोजन आइंस ज्यादा हो रहे हैं और चूने की मात्रा क्या हो रही है, इसमें कम हो रही है। तो ऐसी मिट्टी को क्या बोला जाएगा, एसिडिक सॉइल। और अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो रहा है, तो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा। तो किसी भी मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता के पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण आपको याद रखना, हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन में जब हाइड्रोजन आयन का आधिक्य होने लगता है तो उसकी जो पीएच वैल्यू वो गिरने लगती है। जब हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ने लगती है तो उसकी पीएच वैल्यू बढ़ने लगती है। सॉरी, आयन की कमी होने से पीएच वैल्यू बढ़ती है और आयन की वृद्धि होने से पीएच वैल्यू कम हो जाती है। या तो आप हाइड्रोजन आयन का पॉइंट याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन का अधिक हो जाएगा, ज्यादा होगा तो उसकी एसिडिक वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हाइड्रोजन आयन की कमी होगी तो उसकी एसिडिक वैल्यू कम हो जाएगी। और दूसरा आप चूने से याद रखते हैं, अगर चूने पत्थर की मात्रा कम है और अगर चूने पत्थर की मात्रा ज्यादा है तो वो भी अम्लीय या क्षारीय कहलाएगी। तो किसी भी मृदा की अम्लीयता क्षारीयता उसमें पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयन और चूने की मात्रा पर डिपेंड करती है। जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा के संचय के कारण आर्द्र प्रदेशों में उत्पन्न होने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो ऐसी मृदा जिसमें जैव पदार्थ आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसी मृदा जिसमें जैव पदार्थ सबसे ज्यादा मिलते हैं, जो पेड़ पौधों जीव जंतुओं के सड़ने गलने से बनती है, ऐसी मृदा को पीट मृदा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मृदा को क्या कहा जाता है, पीट मृदा के नाम से जाना जाता है। पीएच मान से अधिक की मृदा, तो अभी हम पढ़ चुके थे कि अगर किसी मृदा की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय कहलाएगी और अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय कहलाएगी। मैं आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूं, अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो मृदा क्या कहलाएगी, अम्लीय। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आ रहा है तो ये मिट्टी क्या कहलाएगी, क्षारीय। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्षारीय आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 7 से ज्यादा पूछ रहा है तो 7 से ज्यादा आएगी तो वो आपकी क्षारीय मृदा कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, तो दोबारा देख लो, तो अगर 7 से ज्यादा आ रहा है तो 7 यहाँ 7 से ज्यादा आ रहा है तो वो क्या कहलाती है, आपकी क्षारीय मृदा कहलाती है। अगला दिया हुआ है, वन विनाश द्वारा तीव्र गति से मृदा अपरदन होता है। ये बिल्कुल सही है कि मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण वन विनाश माना जाता है, कि यानी कि जब वनों का विनाश होता है तब मृदा अपरदन भी सबसे ज्यादा होता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है, कि जब मृदा अपरदन ज्यादा हो जाता है उस समय नदियों में बाढ़ आती है। तो जितना ज्यादा मृदा अपरदन होगा बाढ़ का कारण क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, उतनी ज्यादा बाढ़ की समस्या बढ़ती जाएगी। इसका मतलब बी आंसर लगा सकते हैं। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। पौधे की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है। तो पौधों की उत्पत्ति के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है, बलुई, दोमट, चिकनी या भूरी। तो इसमें जो लॉमी सॉइल है, यानी कि जो दोमट मिट्टी है, ये किसी भी एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, दोमट मिट्टी। ठीक है, तो पौधों के वृद्धि एवं विकास से सबसे अच्छी मिट्टी दोमट होती है, क्योंकि ये सर्वोत्तम वृद्धि पीएच वैल्यू 6 से 7.5 के मध्य रहता है। इन विच निम्न में से कौन सी जलवायु पेड़ जौल का निर्माण करती है। तो आर्द्र, मानसून या भूमध्य सागरी। तो पैड जॉइल सॉइल जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है उसी को एक तरीके से पैड जॉइल सॉइल के नाम से जाना जाता है और ये ह्यूमिड टेम्परेचर के अंदर मिलती है, आर्द्र शीतोष्ण के अंदर मिलती है।
द सॉइल फॉर्म द टैगा फॉरेस्ट रिजम्स। तो टैगा जो फॉरेस्ट हैं यानी कि जो पर्वतों पर फॉरेस्ट टैगा पाए जाते हैं, तो उन टैगा में किस तरीके की मिट्टी पाई जाती, तो आंसर फिर से आपका क्या आएगा, पॉडजोल सॉइल। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब भी मृदा आए तो आप पॉडजोल को आंसर लगा सकते हैं। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं, तो दोमट मिट्टी किसे कहा जाता है, मृत्तिका का अनुपात अधिक तथा बालू के कण समान होते हैं। बालू के कण का अनुपात अधिक और मृत्तिका के कण कम होते हैं। मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता। तो सही आंसर क्या लगा सकते हैं, सी। तो लोमी मिट्टी ऐसी मिट्टी कहलाती है। यहाँ पर देखोगे एक डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ मिट्टियां दी हुई है। इन मिट्टियों को आपको पहचानना है कि कौन सी मिट्टी किसमें आएगी। तो जब हम चिकनी मिट्टी की बात करते हैं तो चिकनी मिट्टी के अंदर गाद यानी कि क्ले और सिल्ट, तो क्ले और सिल्ट का जो अनुपात बराबर होता है, लेकिन सबसे कम अनुपात किसका होता है, सैंड का। दूसरी अगर हम देखेंगे तो क्ले दोमट यानी कि चिकनी दोमट, तो चिकनी दोमट में लगभग परसेंटेज क्या होते हैं आपके, बराबर टाइप के आते हैं। और उसके बाद आती है आपकी दोमट मृदा, जिसमें ये दोनों अनुपात लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये अनुपात क्या हो जाता है, यानी कि इसमें सैंड और सिल्ट की मात्रा तो बराबर होती है, लेकिन क्ले की मात्रा काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब इस तरीके से आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है बालू के कणों का अनुपात, सॉरी मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात लगभग बराबर होता है। तो क्ले सैंड और तो मृत्तिका यानी कि क्ले हो गया आपका, तो क्ले गाद और सिल्ट का लगभग बराबर होता है, लेकिन ये दो का बराबर तो हमें मिल ही रहा, तीसरा थोड़ा कम होता है। तो इसलिए हम आंसर अभी बी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है, तो अभी बता चुके थे कि दोमट मृदा किसी भी पौधे या किसी भी एग्रीकल्चर के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसको कहते हैं दोमट मृदा। अगला क्वेश्चन है, टेरा रोसा मिट्टी का संबंध कौन सा सही है। इसका रंग लाल युक्त होता है, यह सुव्यवस्थित अच्छी तरह से सूखने वाली मिट्टी, इसकी पीएच वैल्यू इच न्यूट्रल, यानी कि इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रल होती है। यानी कि या तो ये 7 से ज्यादा होगा, ना से 7 से कम होगा। तो इसका रंग लाल युक्त होता है, ये स्टेटमेंट सही है। यह सुप्रभावित अच्छी तरह से सूखने वाली मिट्टी होती है, ये भी सही है। और इसका सामान्य पीएच वैल्यू होता है। तो आप इसमें तीनों आंसर सही हैं, तो आप जाएंगे ए, बी और सी, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाढ़ के हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव जिस मिट्टी के रूप में होता है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि उसकी जो उर्वरा शक्ति बढ़ती है उसको क्या कहलाता है, तो ये मिट्टी कहलाती है। तो बाढ़ के द्वारा जब हर साल मिट्टी का निर्माण होगा तो उसको किस नाम से जाना जाता है, खादर सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो जिस मिट्टी में हर साल सेडिमेंट्स मिलते हैं उसको खादर सॉइल के नाम से जाना जाता है। बांगर मृदाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट बांगर सॉइल आर करेक्ट। तो बांगर सॉइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ बांगर मृदाएं पुरानी जली जलोड़ या जलोड़ कर लेना इसको, जलोड़ पुरानी जलोड़ मिट्टी है। तो ये क्या है, तो बांगर की अगर हम बात करेंगे तो ओल्ड एलुवियल, तो बांगर सॉइल को पुराने जलोड़ कहा जाता है, जबकि खादर सॉइल को नवीन जलोड़ कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। बांगर मृदाएं बार बार जलमग्न होती हैं। बांगर मृदाओं में सुद्राण और संधियां अच्छी विकसित होती हैं। बांगर मृदा शुष्क क्षेत्रों में क्षारीय और लवणीय लक्षण प्रदर्शित करती है। तो देखो, तो ए स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। तो जिसमें ए दिया वो आंसर लगा ले, तो सभी में ए दिया हुआ है। फिर हमारा जो डी आंसर है ये भी बिल्कुल सही है। बांगर मृदा शुष्क क्षेत्रों में क्षारीय लवणीय तरणता को प्रदर्शित करती हैं। तो जिसमें डी दिया है वो लगा लो। तो ए तो सभी में दिया था, डी इसमें दिया हुआ है, डी इसमें दिया, डी इसमें, तो पहला वाला तो हटा सकते हैं। फिर इसमें देखेंगे तो जो दिया हुआ है वो बांगर मृदा जलमग्न होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो बांगर मृदा जलमग्न नहीं होती, जबकि खादर जो मिट्टी है वो जलमग्न होती है। तो खादर जो मिट्टी है यहां पर समझ लें, तो कोई भी आपका ये तट है इस तरीके से, तो इस तट के पास में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी। तो यहाँ पर जो एरिया मिलेगा वो किसका मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी का देखने को मिलता है। और इसी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना, तो ये जो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर मिलती है इसको किस नाम से जाना जाता है, खादर के नाम से, जहां पर बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है। और इसके किनारों पर जहां पर बाढ़ के पानी के पहुंचने की संभावना सबसे कम होती है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहा जाता है, बांगर के नाम से या भांगर के नाम से जाना जाता है।
तो जो जलमग्न होने वाली मिट्टी है वो बेटा कौन सी मिट्टी है? खादर मिट्टी हमारी हर साल जलमग्न होती है, जब भी बाढ़ होती है वो जलमग्न होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है कि बांगर मृदाएं बार बार जलमग्न होती है। तो जिसमें बी दिया वो हटा दो, इसमें बी दिया तो ये भी हटा दिया, इसमें बी दिया हुआ तो ये भी हट जाएगा। बचेगा आपके पास ऑप्शन ए, सी और डी, क्योंकि ए स्टेटमेंट हमारा ऑलरेडी सही है तो आपको रखना पड़ेगा ए, सी और डी, यानी कि केवल इसमें ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आपको केवल बी स्टेटमेंट को चेक करना था। तो आंसर आएगा ए, सी, डी। तो सही समझ में आया? तो कौन सा सही आंसर आया? सी, डी, ए, सी, डी। यहां पर फिर से कुछ क्वेश्चन दिए, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, मोनोलोसिस और ऑक्सीसोल। तो जो एंटीसोल है इसका संबंध आपका किससे होता है? लेटराइजेशन से होता है, यानी कि लेटराइट सॉइल से ये संबंधित। तो एंटीसोल किससे संबंधित होता है? लेटराइट सॉइल से। तो ए का 3 आ रहा है, तो ए का 3 आप ऑप्शन देखेंगे, ए की ऑप्शन में दिया तो डी आंसर हमने लगा लिया। तो ए का 3 आ रहा है तो बी का 4 आएगा। ठीक है, इंसेप्टिसोल जो है वो गैर प्रादेशिक क्षेत्रों में मिलता है। सी का 1 आ जाएगा। तो मिनोलोसिस जो है वो भूरी भूमि वाले क्षेत्र में मिलता है, और ऑक्साइड जो है वो चर्नोनोज्म के अंदर मिलता है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हमें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज पीट सॉइल कॉल्ड इन केरला अलपुजा डिस्ट्रिक्ट। तो केरल की अलपुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर तराई तो आप कहेंगे नहीं, रेंगुर कहीं नहीं, क्योंकि रेंगुर ऑलरेडी काली मिट्टी को कहा जाता है। तो यहां पर बचती है कारी। तो यहां पर जिले में पीट मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कारी मिट्टी, काली नहीं करना, कारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेंगुर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी का दूसरा नाम है? तो काली मिट्टी को बेटा क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को ही रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? बी बॉम्बे, यानी कि काली मिट्टी को ही रेंगुर मिट्टी के नाम से। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। तो ये हम जानते हैं कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि ये मिट्टी काली है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो फिर दिया, यह पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है, लावा से निर्मित है, या नमी को बरकरार करके रख सकते हैं। अब इसमें यह नहीं दिया कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो कपास की खेती के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त होती है, तो यह काली होती है, कोई कारण नहीं है। तो उसमें डी आंसर लगा लेना, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे बड़ी चीज होती है कि वो नमी करार करके रख सकती है। और कपास की खेतों में ज्यादातर लंबे समय के लिए पेड़ों में नमी रहना बहुत जरूरी, इसलिए काली मिट्टी में कपास सबसे ज्यादा होता है। फिर कुछ सूचियां दी हुई हैं, जैसे जलोढ़, लाल, लेटराइट और पहाड़ी। तो एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो किसी मैदानी राज्य में मिलेगी, तो आपको यूपी मिल जाएगा यहाँ पर। रेड सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल आपको केरल, तमिलनाडु या उत्तराखंड। पहाड़ी सॉइल तो हम उत्तराखंड लगा सकते हैं, तो डी का सेकंड आ जाएगा। तो फर्स्ट का 4 और डी का सेकंड, तो हमारा सही आंसर क्या आ रहा है? डी का, तो यानी कि बी का थर्ड हो जाएगा। तो लाल मिट्टी जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी आपको केरल में पाई जाती है। तो सही आंसर आ जाएगा 4, 3, 1, 2। तो सही का आंसर क्या होगा? 4, 3, 1, 2। तो ये आपका पूरे का पूरा सारा मैच होता सिस्टम। अगला क्वेश्चन क्या है? तो बेटा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज फाउंड इज इन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो आप जानते हैं, काली मिट्टी। तो पूरे का पूरा मेसाल्ट का चट्टान जो मिलती है वो आपको पूरी की पूरी चट्टान ही कहाँ मिलती है? इसी दक्कन के पठार में मिलती है। तो इसलिए जहाँ पर काली मिट्टी की भूमिका बहुत ज्यादा होती है और काली मिट्टी की भूमिका होती है, तो यहाँ पर ये किस राज्य में पाई जाएगी? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की क्रिया को तीव्र करती है? यानी कि ऐसी कौन सा फैक्टर है जिसके कारण मृदा अपरदन और ज्यादा होने लगता है? तो इसमें आप देखेंगे तो समुच्च रेखी पद्धति, शस्यन, मिश्रित खेती या ढलान कृषि। तो ये स्लोप वाला जो पॉइंट है ये सही होगा। तो स्लोप पर कृषि करने के कारण, तो अगर आप स्लोप पर कृषि करते हैं और वहां पर अगर बरसात होती है, तो स्लोप पर कृषि करने के कारण वहां पर बरसात होगी, तो इससे मृदा का कटाव क्या है? बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण यह अपरदन की समस्या पैदा हो जाती है।
भारत में काली मिट्टियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज नॉट? तो ब्लैक सॉइल के भारत में यह विकास, इसका विकास बेसाल्ट चट्टान पर हुआ, ये स्टेटमेंट सही है। महाराष्ट्र में फैली हुई है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जैविक पदार्थ से संपन्न परंतु लोहे से विपणन होती है, यानी कि कम होती है। और काली मिट्टी को हम जानते हैं कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी? क्योंकि जब ये सीजन के पास, जैसे गेहूं कट जाता है, रबी का सीजन की कटाई हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद इस जमीन को 3-4 महीने खाली रखा जाता है अगली सीजन आने तक, यानी कि मई जून आने तक इसको खाली रखा जाता है। उसी समय जब ये मिट्टी सूख जाएगी तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाएंगी, तो यानी कि अब पानी बरसेगा तो वो इन दरारों के अंदर चला जाएगा। अन्य मिट्टियों में क्या होता है, तो किसान को उस मिट्टी की जुताई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो जुताई नहीं करेगा तो खेत से पानी बह जाएगा, जुताई करने से वो पूरा पानी क्या होगा, खेत के अंदर चला जाएगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर आएगा वो होगा जैविक पदार्थ में संपन्न। तो ये जैविक पदार्थ में संपन्न नहीं होती, जैविक पदार्थ में कमी पाई जाती, लेकिन लोहे में ये क्या होती है, संपन्न होती है। तो ये आपका मैटर को सिर्फ घुमाया गया, चीजें वही की वही है। द मेजर पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ इज करेक्टराइज्ड बाय। तो छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है? तो छत्तीसगढ़ कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। और जलोढ़ मिट्टी जो हम बता चुके थे कि जो जलोढ़ मिट्टी है ये पूरे के पूरे उत्तर के मैदान में मिलती है। तो यहाँ पर आपको पूरे का पूरा जलोढ़ का एरिया मिलता है। इसका मतलब है जलोढ़ वाला आंसर। तो काली, लाल, पीट और लाल, तो जलोढ़ का हालांकि ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी की विशेषता क्या है? तो उसके बाद आती है काली मिट्टी। तो जो आपका ये मेन जो दक्कन वाला बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट के अंदर आपको क्या मिलती है? काली मिट्टी मिलती है। क्वेश्चन क्या? छत्तीसगढ़ में। तो ना तो ये मैदान का विस्तार छत्तीसगढ़ में, ना काली मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ में। अब आती है पीट सॉइल या रेड सॉइल। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आपका लाल मिट्टी लगा सकते हैं, रेड सॉइल आप आंसर लगा सकते हो। तो डी दिल्ली हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो आपकी कौन सी है? रेड सॉइल है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ग्रुप इज करेक्ट? करेक्ट। तो ये क्वेश्चन पढ़ते समय आपको याद रखना है कि कौन सी मिट्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और वो मिट्टी किस तरीके से उपयोगी हो सकती है। रेंगुर मिट्टी ग्रेनाइट के अपक्षय से निर्मित है। तो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ, रेंगुर यानी कि काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो अपक्षय से जरूर हुआ, लेकिन कौन सी अपक्षय से हुआ है? बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से इसका क्या है? निर्माण हुआ। तो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो बेटा किससे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। लेटराइट मौसमी वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की एक विशिष्ट मृदा है, ये आंसर हो सकता है। और देख लें, लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड संपन्न होती है, पर्वतीय मिट्टी परिपक्व होती है। तो परिपक्व नहीं होती, अनमैच्योर होती है। तो ये मिट्टी जो है ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होती। अब ऑप्शन पर चले जाएं, तो जिसमें 1 दिया है उसको पहले हटा दो। तो यहां पर 1 दिया तो ये आंसर नहीं आएगा, यहां पर भी 1 दिया तो ये आंसर नहीं आएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं, और 4 भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 दिया तो ऑलरेडी हटा दिया, इसमें 4 दिया तो ये भी हट गया। ऑप्शन बचा हमारे पास केवल कौन सा? बी, बॉम्बे ऑप्शन बचा कि 2 और 3 यहां पर क्या स्टेटमेंट सही है, पहला और चौथा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखना, जब सत्य नहीं की बात आ रही है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यानी कि मान लेना कि वो सत्य कथन की पहचान कर रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं का मतलब होता है कि आपको सत्य नहीं कथन को, यानी कि असत्य कथन को, सत्य नहीं क्या मतलब कि सत्य नहीं की ढूंढेंगे तो कौन सा कथन बताना पड़ेगा आपको? असत्य कथन के बारे में बताना होगा। इन मिट्टियों का निर्माण अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था। अब ये बुकानन के बारे में बहुत कम पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन फिर भी आप इसको आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं वहां पर राइटर्स का नाम ज्यादातर क्या है? सही हो सकता है। क्लियर? अगला क्या है? ये मौसमी वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मृदा है। तो ये तो हम जानते हैं, पिछले ऑप्शन में भी ये ऑप्शन था, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न होती, यानी कि इनके अंदर लोहांश सबसे ज्यादा पाया जाता है और नाइट्रोजन इनमें सबसे विपणन मतलब यहाँ पर लोहांश की कमी पाई जाती है और नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ है। तो क्या पूछा रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है?
तो सी आंसर ही हमारे पास बचता है, क्योंकि ये दोनों तो हम सही कर चुके थे। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर कर लेना सी, क्योंकि इसमें लोहांश की कमी नहीं बल्कि लोहांश की अधिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में नहीं पाई जाती, भारत में नहीं पाई जाती? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती, लेटराइट भी पाई जाती, काली, लेकिन लोइस मिट्टी भारत में नहीं पाई जाती। लोइस मिट्टी जो है वो आपको चीन के अंदर देखने को मिलती है। तो लोइस मिट्टी का जो विस्तार है वो चीन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये मिट्टी वायु अपरदन से निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? भाबर मृदा बनी होती है खुरदरे दानों से, यह पाई जाती है यहाँ। तो कुल मिला के भाबर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो खादर, बांगर और भाबर, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बांबर मिट्टी खुरदरे दानों से बनी होती है, यह पाई जाती है। तो छोटा नागपुर के पठार में, राजस्थान में, समुद्री क्षेत्र में नहीं। तो ये खादर और बांगर जो सॉइल मिलती हैं, ये हिमालय के बिल्कुल दक्षिणी भागों पर, यानी कि सबसे नीचे मिलता है शिवालिक हिमालय, तो सबसे ऊपर आपको क्या मिलता है? ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर के नीचे लेजर हिमालय, और लेजर के बाद क्या होता है? शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के बाद क्या स्टार्ट हो जाते हैं बेटा? प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी प्लेन के अंदर जो मिट्टी मिलती है उसी को क्या कहा जाता है? भाबर मिट्टी। तो यहाँ पर खादर सॉइल भी मिलेगी और भांगर सॉइल भी मिलेगी। उत्तरी मध्य प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो तराई आ जाएगा। बांगर, बांबर और खादर ये भी मिट्टियों के प्रकार हैं, यानी कि जब नदी किसी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है तो अपने साथ बहुत बड़े पत्थर लेकर आती है, और ये इन पत्थरों का क्या करती है? धीरे धीरे निक्षेप कर देती है। तो अपने मार्ग में इन पत्थरों का क्या कर दिया जाता? निक्षेप किया जाता, और इसी से आपका बांबर क्षेत्र का निर्माण होता है। इसके बाद एक दलदली क्षेत्र मिलता है जिसको तराई के नाम से जाना जाता है। तो तराई वाला क्षेत्र आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? ये ऑप्शन यहाँ पर ये आंसर नहीं लगाना है। तो उत्तर प्रदेश में पूछा गया है तो खादर सॉइल आप आंसर लगा सकते हो। उत्तर प्रदेश में कन्नौज मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिर आपको यहाँ पर इनको मैच करना पड़ेगा। बालू का टीला यानी कि सैंड्यून्स, भांबर तराई। तो बालू का टीला एक सैंड्यून्स है, ये बिल्कुल सही है। भांबर और तराई ये भी सही है। मैदान प्लेन्स, खादर, मतलब ये कुछ इसमें ऑप्शंस थे, कुछ कट गए इसमें, इसलिए ये वाला ऑप्शन अभी छोड़ दो। इसमें कुछ ऑप्शंस थे वो कट गए हैं, ऑप्शंस नहीं आए इसमें पूरे। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अब सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि दंडकारण्य भारत में कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले आपको भारत के दंडकारण्य क्षेत्र के, और उससे पहले अगर मिट्टियों को देख लें तो यहां पर हम पढ़ चुके हैं कि इस क्षेत्र के अंदर पूरे में क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी के इधर पूरी जो पाई जाती है वो आपकी कौन सी है? लाल मिट्टी। और जो आपके तटीय क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर, उन तटीय क्षेत्रों के अंदर क्या पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? लेटेराइट। और हिमालयी क्षेत्रों में जो मिलती है वो पर्वतीय मिट्टी मिलती है, और यहाँ पर मैदान में जो मिलती है वो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अब देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द दंडकारण्य प्लेटू। अब दंडकारण्य प्लेटू कहाँ पर होगा? तो ये दंडकारण्य प्लेटू यहीं पर स्थित होगा। तो इसका मतलब इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? लाल मिट्टी। तो काली, जलोढ़, लेटराइट। अब ये लाल के साथ पीली दिया हुआ, तो लाल मिट्टी लिख सकते हैं, या फिर इसको लाल पीली मिट्टी लिख सकते हैं। दोनों का सेंस क्या होता है? एक ही होता है, लाल मिट्टी या लाल पीली मिट्टी। अगला क्वेश्चन क्या है? करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो ये हम भारत के भूगोल में पहले से पढ़ चुके थे कि जम्मू, उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत में जाएंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपको एक हिमालय मिलेगा जिसको कहते हैं कश्मीर हिमालय। तो क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालय। और इसी हिमालय के अंदर जो झेलम नदी है, तो यहाँ पर झेलम नदी ने क्या किया है? कुछ निक्षेप किया हुआ है। तो झेलम नदी के निक्षेप होने के कारण यहाँ पर क्या है? एक मैदान का निर्माण
हुआ है। और ऐसी मिट्टी को क्या कहा जाता है, करेवा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो केसर की खेती के लिए फेमस है। अब लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन अब ये आता है कि जो कश्मीर हिमालय है ये कहाँ पर स्थित है। तो जब आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको वृहद हिमालय मिलेगा। वृहद हिमालय के नीचे आपको कुछ पर्वत मिलेंगे, जिसमें सबसे पहली श्रेणी है आपकी पीर पंजाल। तो इसी पीर पंजाल श्रेणी और वृहद हिमालय के बीच में पाई जाती है कश्मीर घाटी। तो यहीं पर क्या स्थित है, आपकी कश्मीर घाटी स्थित है। और इसी कश्मीर घाटी से जो नदी जाती है यहाँ से, उस नदी को क्या कहा जाता है, झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, झेलम नदी। तो यहाँ पर जो आपको झेलम नदी मिली, इसी के किए गए निक्षेपों से, इसी नदी के द्वारा किए गए निक्षेपों से क्या हुआ है, इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कपास केवल काली मिट्टी पर ही उगाई जा सकती। याद होगा मैंने एक दिन आपको एक क्वेश्चन बोला था कि जब भी किसी मिट्टी पर फोर्स किया जा रहा है, कि उसको कंप्रेस किया जा रहा है, फोर्स आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो समझ लो वो आंसर हमेशा गलत हो रहा है। कि जैसे कपास केवल काली मिट्टी में होती है, इसका मतलब ये आपको क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है कि नहीं काली में ही होती है। ऐसा नहीं होता कि काली में होती है। तो जब भी फोर्स करेगा वो क्वेश्चन क्या होगा, हमेशा 99% वो ऑप्शन गलत होता है। राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र, तो ये स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। ये राजस्थान है, तो राजस्थान में अरावली पर्वत है, इधर का एरिया पश्चिम और इधर का एरिया क्या है, पूर्व है। पूर्व वाला क्षेत्र क्या एक तरीके से सूखा है और पश्चिम वाला क्षेत्र का एक तरीके से आर्द्र है। तो राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है, उल्टा बता दिया मैंने यहां पर। तो पश्चिमी भाग इसका क्या है, काफी ज्यादा शुष्क है और पूर्वी भाग काफी ज्यादा आर्द्र है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तमिलनाडु की जलवायु पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ता है। तो जब हमने भारत की जलवायु वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उस जलवायु के अंदर जो तमिलनाडु में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है, पहली चीज तो वो शीत वर्षा है। और शीत वर्षा जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है। किसके कारण होती है, तो ये जो शीत वर्षा ये उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। राजस्थान का पूरा रेगिस्तान रेतला रेगिस्तान है, ऐसा थोड़ी देखो फिर कह रहा है कि पूरा रेगिस्तान, तो ये फोर्स किया जा रहा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो केवल आंसर आएगा बी बॉम्बे। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 46 का बी बॉम्बे आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पेटजॉल लेटराइट चर्नोनिज्म पोडोकॉल निम्नलिखित में से काली मृदा किसे कहा जाता है। तो टर्नोज्म को किस नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सा शंकुधारी वनों में पाई जाती, तो वो पेटजॉल। जब भी पर्वतीय मिट्टी आएगी तो पोडजॉल लगा लेना, और जब भी काली मिट्टी आएगी तो चर्नोज्म लगा लेना, सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके आज की क्लास के कुछ मृदा का टॉपिक, ये छोटा रहता है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं रहता है। तो मिट्टियों से जुड़े हुए आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।